चलो भाई ध्यान दो। मतलब जो तुम्हारा टॉपिक है चैप्टर चल रहा वो व्यतिकरण ही चल रहा ना। और व्यतिकरण में हमने इससे पहले जो बताए आपको व्यतिकरण बताए हैं कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण दो प्रकार के थे, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण क्या थे, जब दो एक जैसी तरंगे मिलकर क्या बनाती थी, आयाम उनका बढ़ जाता था, यानी कि तीव्रता बहुत अधिकतम बढ़ जाती थी, तो बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। अगर उनका आयाम यानी कि तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाए या निम्नतम हो जाए, बोलते थे विनाशी व्यतिकरण। उसके लिए हमने कुछ कंडीशनें पढ़ी थी, फॉर्मूले पढ़े थे आयाम के लिए, जो हमारे पास कलांतर आए थे, पठांतर आए थे। अगर हम बात करें अधिकतम के लिए या दीप्त के लिए, ठीक है, या संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो हमारे पास कलांतर का फॉर्मूला आया था n पाई। ठीक है, पथांतर का आया था हमारे पास n लैम्डा। और अगर हम बात करें अदीप्त के लिए या डार्क के लिए, मतलब अदीप्त के लिए, अदीप्त को बोलते हैं डार्क, ठीक है, या न्यूनतम के लिए बात करें या विनाशी के लिए बात करें, तो हमारे पास निकल के आ रही थी बातें किसकी, कलांतर आया था आपके पास 2n-1 इंटू में पाई। और जो कि आपके पास पथांतर आया था, पथांतर आया था 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये हमने शर्तें इससे पहले वाले लेक्चर में कर दी। तो जो अब तुम्हारा टॉपिक है वो टॉपिक तो यही है, यंग का दीर्घ रेखा छेद प्रयोग फ्रिंज चौड़ाई, यानी कि जो यंग थे। अच्छा, अगर थोड़ा मैं यंग के प्रयोग में बात करूं, जब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि न्यूटन थे, न्यूटन ने आपको बताया था कि किरण प्रकाश की, और किरण प्रकाश के अकॉर्डिंग आपको ये बताया था कि जो प्रकाश है वो किरण के रूप में चलता है। उसने परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की थी। फिर उसके बाद आपको हाइगेन्स आते हैं। हाइगेन्स ने क्या बताया आपको कि ये जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है और परावर्तन अपवर्तन आदि की घटनाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाइगेन्स की जो थ्योरी थी वो केवल सैद्धांतिक रूप से थी, मतलब किताबों में थी बस, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रयोग नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रयोग जो किए वो किए यंग ने, यंग के प्रयोग ने। ठीक है, जो यंग का प्रयोग है वो हाइगेन्स के प्रयोग का क्या है, तुम्हारा एक तरह का प्रायोगिक रूप है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अभी मैं तुम्हें यंग का प्रयोग बताऊंगा, लेकिन यंग के प्रयोग से पहले एक इंटरेस्टिंग बात सुने। इस यंग के प्रयोग ने इंसानों को उसकी औकात दिखा दी थी, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोगों को बहुत कुछ पता है, बहुत ज्यादा कुछ पता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं पता अभी। वो ऐसे, अब तुम कहोगे क्या बोल रहे सर, देखो क्वांटम फिजिक्स की बात है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लाइक सपोज दैट आप लोग ऐसे बैठे हो आप लोग, भाई आप पे कोई ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर देखने वाला है आपको। लाइक आप क्लास में हो तो आपके पास क्या आगे कोई टीचर आए तो टीचर के सामने आप मैनर से बैठे हुए हो। जैसे टीचर यहाँ से निकलते हैं, या कैमरा भी यहाँ नहीं है, टीचर यहाँ से निकलते हैं, तो आप क्या करोगे, इधर उधर भागना फिरना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि अपनी दूसरी प्रकृति दिखाओगे। आ रही है क्या बात समझ में? यानी कि अगर आपको कोई देख रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीधे बैठ जाते हो, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हमारा तो ऑब्जर्वर निशान रखा जा रहा। ये इंसानी ह्यूमैनिटी है कि आपको कोई देख रहा है तो आप ऐसे रहोगे। जबकि अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आप अपना इधर उधर, कोई दूसरी प्रकृति तुम्हारे अंदर है, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई इधर बातें कर रहा है। ठीक है, ये इंसानी की बातें हैं। तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसे होता है क्या? वो इसे एक्सपेरिमेंट ने बताया। मतलब एक्सपेरिमेंटली अगर हम 3D की बात करें, अगर हम वीडियोग्राफी से समझे, तो जब यंग ने प्रयोग किया था तो यंग ने प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक शर्तें बताई। पहले तो कला संबंध स्रोत बताया गया। पहले कला संबंध स्रोत होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। देखो, कला संबंध स्रोत वे होते हैं, एक दो स्रोत होने चाहिए हमारे पास। स्रोत समझते हो, जिनसे यानी कि तरंगे उत्पन्न हो रही हो, और उनके बीच कलांतर सदैव नियत होना चाहिए। अब कलांतर नियत होने का मतलब ये है कि कला का अंतर। इसका मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका कला जो है वो सेम है। मेरे कहने का मतलब है कलांतर सेम होना चाहिए। कलांतर सेम का मतलब ये कि अगर एक लाइन ऐसे चल रही है और दूसरी लाइन भी ऐसे चल रही, ठीक है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ का फेज डिफरेंस है, तो अनंत काल तक इतना ही डिफरेंस रहना चाहिए इनके अंदर। ऐसा नहीं कि बाद में जाके ये थोड़ा इसके क्लोज चली जाएगा, थोड़ा दूर आ जाएगी, नहीं। कला संबंध स्रोत का मतलब यही है कि अगर इनके बीच में सपोज दैट यहाँ पे एक हमने लाइन खींच रखी है, इनके बीच में कुछ एंगल 45 है और इनके बीच में 30 मान लो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 15। तो अनंत काल तक इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। उन्हें बोलते हैं कला संबंध स्रोत। ठीक है, कला संबंध स्रोत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी कला बिल्कुल सेम है। कला संबंध स्रोत का मतलब ये है कि उनके बीच में जो भी कलांतर है, कला का अंतर है, वो अनंत काल तक समान रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए।
ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यही है कि यंग के दिक् रेखा छिद्र प्रयोग में S1 और S2 जो छिद्र हैं, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, होल होते हैं बहुत छोटे छोटे से, वे तुम्हारे कला संबंध स्रोत होते हैं। फिर आती है यंग के जो व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हैं, यानी कि व्यतिकरण की शर्तें प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं क्या क्या। तो 5 पॉइंट आपको बताया गया कि पहली चीज तो ये कि तो दोनों प्रकाश स्रोत है वे क्या होने चाहिए तुम्हारे पास, एक वर्णी होने चाहिए। एक वर्णी का मतलब होता है कि उनका जो रंग है वो एक जैसा होना चाहिए, कि अगर वो रेड कलर की है तो रेड ही होनी चाहिए, येलो की तो येलो की होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, कि लाइट के जैसे सन हो गया हमारा, सन से 7 प्रकार की लाइट आ रही तो बस सन ही आना चाहिए, या बल्ब हो गया आपके पास, एक ही बल्ब का काम होना चाहिए, ऐसे नहीं दो बल्ब कार्य कर रहे, नहीं, एक ही होना चाहिए। अगर ये प्रकाश स्रोत है, मान रखा है आपने, तो केवल एक ही प्रकाश स्रोत होना चाहिए, एक ही वर्ण का। रेड कलर का तो रेड होना चाहिए, येलो का है तो येलो होना चाहिए, ब्लू है तो ब्लू होना चाहिए, एक वर्ण। समझ में आया। दूसरा, जो दोनों प्रकाश स्रोत है यानी कि दोनों रेखा छिद्र जो होते हैं उनके बीच कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, यानी कि वे कला संबंध होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच क्या होना चाहिए, कला संबंध भी होने चाहिए। तीसरा, इनके जो आयाम है, इससे जो आयाम निकलेगा और इससे जो आयाम निकलेगा वो या तो बराबर हो या लगभग बराबर हो, या तो बराबर हो या वो लगभग बराबर हो। ठीक है, लिखने को आती है जो मैं बोल रहा हूं। अगला पॉइंट है तुम्हारा, अगर जो दोनों रेखा छिद्र है वे अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण बोलते हैं बिल्कुल बारीक, जो होल है वो क्या होने चाहिए, बहुत बारीक होने चाहिए। बारीक अगर समझ सकते हो कि अगर आपने इसके बीच में एक सुई दी है तो बस सुई जानी चाहिए, और बराबर में धूल का जरा सा पार्टिकल भी नहीं जाना चाहिए, धूल या वायु या पानी का जरा सा भी कोई पार्टिकल नहीं जाना, जिसको आपने दिया बस वही जाना चाहिए। ठीक है, और इसके है तुम्हारे पास दोनों तरंगों की तरंग धैर्य या आवृत्ति बराबर होनी चाहिए और एक वर्णी होनी चाहिए। मीन्स तरंग धैर्य बराबर होनी चाहिए और आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या लगभग बराबर, समथिंग उसके। ये इसकी बात है अगर यंग का प्रयोग आपको करना है तो। ठीक है, तो मैं यंग का प्रयोग तो अभी सिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट जो आपको पढ़ना है, लेकिन आफ्टर 12 जब आप कुछ सीखोगे ना तो एक चीज सीखोगे, एक साइंटिस्टों को औकात दिखा दी, मतलब हम इंसानों को इस प्रयोग ने औकात दिखाई थी क्या, सुनना इसके बारे में। जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हमने गतिविधि देखी, तो देखो जब यहां से प्रकाश स्रोत जाते हैं, अगर हम इन्हें देखते हैं कैमरे से, सुनना भी यहां पर, अगर हम इन्हें कैमरे से देखते हैं, ऐसे समझ सकते हो कि ये दो रेखा छिद्र हैं ऐसे, और आपने क्या करी, इधर से गेंद फेंकनी स्टार्ट करी, गेंद बॉल फेंक रहे फटाफट फटाफट, कुछ बॉल इसमें को निकल के जा रही है, कुछ इसमें को निकल के जा रही है। तो जब आप उसे देख रहे हो, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ कैमरा लगा हुआ या आप देख रहे हो, तो वे जाके सीधी ऐसे जा रही है, यहाँ डॉट डॉट जाकर ऐसे डॉट डॉट लग रही, बस ऐसे ऐसे डॉट डॉट लग जाएगी, जाहिर सी बात है, डॉट 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 ऐसे लग जाएगी वहां पे। आ रही है बात समझ में? तो जाहिर सी बात है, होल से आपने गेंद फेंकनी स्टार्ट कर दी, फटाफट फटाफट फेंकते जा रहे हैं आप, पार्टिकल के रूप में फेंकते जा रहे हैं, तो पार्टिकल के रूप में जाके लगी रहेगी। समझ आ रही बात है? आप ऑब्जर्वर कर रहे हो, उसे देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है, आपने छिद्र से ऐसे बॉल फेंकनी स्टार्ट करी, बॉल जाके दूसरी दीवार में फटाफट अपना निशान छोड़ रही है ऐसे, आप ये मान सकते हो, बॉल जाके वहां पे चिपक गया ऐसे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया दोबारा, और अब के क्या देखा गया कि आप यहां से ऑब्जर्वर हटा दिया गया, यानी कि वो इंसान जो था वो भी हटा दिया गया, या कैमरा लगा हुआ था उसे भी हटा दिया गया, तो जो रिजल्ट आए वो शॉकिंग थे। मतलब जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास वो इतने शॉकिंग थे कि ऐसा कैसे हो रहा। तो रिजल्ट पता क्या थे? वे रिजल्ट ये नहीं मिले, गेंद वही थी, या मतलब आप इलेक्ट्रॉन सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन वही थे, सब कुछ यही थे, लेकिन रिजल्ट आपको पता कैसे मिल रहे? वेव के रूप में। वेव कैसे मिल रही है? एक जगह तो ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिल रही, और फिर डार्क मिल रही, इस टाइप से मिलते जा रही है। अब ये क्या रिजल्ट है भाई? यार इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास वही थे, मैंने जो अभी आपको शुरू में बात बताई थी कि अगर आप पे ऑब्जर्वर कोई रख रहा है तो आप क्या देख रहे, बड़े सीधे से बैठे कि हाँ स्टूडेंट है, हम पढ़ रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपकी बिहेवियर चेंज हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन में क्या, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या प्राण है, क्या जीवित है क्या वो? ऐसे मतलब जैसे इंसानों में प्राण होते हैं, ऐसे उसमें उसके अंदर है क्या ऐसा कुछ सिस्टम? मतलब अगर आप उसे देख रहे हो तो वो पार्टिकलों के रूप में जाके चिपक रहा है। अगर आप यहाँ पे कैमरा नहीं लगा रखा है,
आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बस रिजल्ट पे जाके चेक कर रहे हैं कि भाई हमने यहाँ से ऐसे फेंक देते, हमने ऐसे, यहाँ पे हमने कोई कैमरा नहीं लगाया भाई कैसे गए कैसे नहीं गए, बस रिजल्ट चेक करा, बाद में स्क्रीन पे जाके देखा तो शॉकिंग रिजल्ट है, वेव के रूप में ऐसे मिल रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? पार्टिकल एक ही है भाई। इंसानों को तो चला मान लेंगे कि हम देख रहे थे तो भाई यहाँ बड़े अच्छे से इन्होंने दावत पानी कर रखी है, आपने मतलब कुछ भी चीज है वो बिल्कुल मैनर्स से बैठे हुए हैं, और अगर आपको नहीं देखा गया तो आप इधर उधर हुड़दंग मचा दोगे। वो तो इंसान की ह्यूमैनिटी आएगी, उसके अंदर ह्यूमैनिटी उसे देख रहा कोई। तो क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है क्या? अब अगर होता है तो हमें तो पता नहीं इस चीज के बारे में, ना साइंटिस्टों को पता, और अगर नहीं होता तो फिर ये शॉकिंग रिजल्ट आए क्यों? अब नई नई थ्योरी आती रही कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे प्रकाश में कुछ ऐसा आ गया हो, कुछ पार्टिकल वगैरह कुछ दिक्कत आ गई हो, या बीच में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो, वो ये फिर साइंटिस्ट में चले जाके एलियंस वगैरह कुछ आता है। यार इसमें एलियंस का क्या हाथ होने वाला? मतलब आप सोचने वाली बात है, आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो तो वो पार्टिकल के जाके रूप में चिपक रहा, अगर आप उसे देख नहीं रहे हो तो वेव के रूप में जाके बन रहा। तो यहां पर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर इंसान ये सोच रहा है कि हमें बहुत कुछ पता है, हमने ये आविष्कार कर लिया, तो भाई अभी हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में ढंग से नहीं पता। यंग के प्रयोग ने, पूरा मत मानना, मतलब औकात से दिखा रखी है हमें कि आपको यही नहीं पता कि आप उसे देख रहे तो पार्टिकल के रूप में दिख रहा और नहीं देख रहे तो वेव के रूप में। क्योंकि मैंने तुम्हें आपसे पहले ही बताया था, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है ऐसा ये भी तो हो सकता है यार, इस बोर्ड में क्या है, पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, क्या आप इसे देख रहे तो ये बोर्ड के रूप में रहता है, जब इसे आप कोई देख ही नहीं रहा तो क्या पता है क्या बन जाता हो? क्यों नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी? आप देखते हो 24 घंटे, बताओ। या अगर आप रूम में सो चुके हो, सो गए आपने, कोई कैमरा नहीं, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो आपको कुछ पता है कि आपका रूम कहाँ है या ये पूरी दुनिया कहाँ जा रही है, आपका रूम या आप कहाँ हो, नहीं बता सकते हम। अभी साइंस इतना भी डेवलप नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि यार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों कर रहा, आज लो भी पता नहीं है ये कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों दिखा रहा। बस मान लेते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो आप सोचते हो वो सब कुछ है, ठीक है। बस शर्त ये है भाई, क्वांटम से क्लासिकल में लाना है। आगे बात समझ में, मेरा मकसद वो तुम्हें समझाना वैसा है नहीं, तुम बाद में कुछ और देख सकते हो, गूगल वगैरह बहुत वे हैं, तो मेरा तो ये समझाने का मतलब है, हमें तो बारी में ये पढ़ना था, वहां भी लिखा हो, वहां मत लिख के आना कि यंग के प्रयोग ने औकात दिखा दी थी इंसान की। ये तो बस मैंने तुम्हें बताया है कि यंग का प्रयोग, इसे तुम हल्के में मत लो, यंग के प्रयोग को, ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और वास्तव में मैं जो बार बार बोल रहा हूँ वो दिखाई दी, जब हमें आज लोग पता ही नहीं है। आप खुद डीपली थोड़ा सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि यार हाँ, इंसान तो ऐसा कर सके, इलेक्ट्रॉन में कौन से प्राण है भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों कर रहा। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, किसने देखा कि अगर ये बोर्ड है, यहाँ पे हम देख रहे तो ये बोर्ड के रूप में बन जाता, जैसे ये थे पार्टिकल के रूप, देख रहे तो पार्टिकल के रूप में जाकर चिपक रहे, रिजल्ट तो यही मिल रहा है देखने पे, और जब नहीं देखते तो रिजल्ट मिल रहा है। ये रिजल्ट तो चेक करें हम, कभी सोचे रिजल्ट ही ना देखा था, रिजल्ट तो चेक कर रहे थे हम, बस यहाँ देख नहीं रहे थे कैसे जा रहे थे। तो ऐसे ही अगर हम बोर्ड को देख रहे थे, बोर्ड के रूप में रहता, और जब यहाँ से चले जाते होंगे तो क्या पता नहीं क्या बनता हो, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो? नहीं, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं यंग के प्रयोग की, जो आपकी 12th क्लास में आएगी, वो करना ये है, ये थ्योरी मत लिख के आना वहां पे, ठीक है। अब यंग के प्रयोग ने ये तो बताया था, देखो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे तो वेव के रूप में ही पढ़ेंगे हम, वेव के रूप में, यानी कि यंग का दिक् रेखा सीधे प्रयोग क्या है, जिससे फ्रिंज चौड़ाई आपको निकालनी है, उसे समझेंगे। ये एक एस है और एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। क्या है तुम्हारा? एक वर्णी प्रकाश स्रोत। अब जाहिर सी बात है, यहां से प्रकाश चला होगा, तो प्रकाश चला है आपके पास, ऐसे निकल रहा होगा प्रकाश की लाइनें, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर वेव फ्रंट के रूप में, तो वेव फ्रंट कैसे जा रहे होंगे इसके, देखो इस टाइप से, ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे जा रहे होंगे ना। फिर अगर हम पीएनजी की बात, पीएनजी यानी कि चलते फिरते जो आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको फील होगा कि हाँ ये लाइन ऐसे जा रही होगी, फील करना थोड़ी सी, ये जा रही होगी ऐसे। अब जैसे यहां पर पहुंचिए, दो रेखा छिद्र, एक तो ये है यहाँ पे, एक यहाँ है, और बहुत बारीक बारीक होते हैं, संकीर्ण होते हैं, इसका नाम होता है S1 और ये S2।
और ये बिल्कुल बराबर दूरी पे होते हैं इससे, यानी कि इससे यहाँ पे ये जा रही होगी लाइट, ये जा रही होगी। पहले मैं वेव फ्रंट के रूप से आपको समझा देता हूँ। ये ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे बढ़ती हुई, फिर जैसे यहाँ से अलग रूप से निकली होगी, ऐसे देखो ये ऐसे इस टाइप से, ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे ये बढ़ती जा रही हो, कहीं ये डबल होगी, कहीं इन्होंने संपोषी व्यतिकरण करा होगा, कहीं इन्होंने विनाशी, कहीं तो एक दूसरे को खत्म कर दिया होगा, कहीं यहाँ पे बढ़ा दिया होगा। तो जहां बढ़ा देंगे संपोषी व्यतिकरण होगा, उसे बोलते हैं दीप्त फ्रिंजे, दीप्त फ्रिंजे। और जहां पर विनाशी होगा उसे बोलते हैं अदीप्त फ्रिंजे। अब फ्रिंजे क्या होती है? जो ये आपको चमकीली पट्टी जो मैंने बताई थी ना, जो चमकीली पट्टी पर्दे पर मिलती है ना लगातार, उनको बोलते हैं फ्रिंजे। यानी कि आपको पट्टी ऐसे मिलती है इस पर्दे पर, ये ब्राइट होगी, फिर ब्लैक होगी, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, फिर ब्राइट, फिर ब्लैक, ऐसे पट्टी आपको दिखाई देती है। जो इन पट्टियों की चौड़ाई होती है या दूरी, जो पट्टियों की दूरी होती है ना, बोलते हैं फ्रिंज, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज निकालना तो आपको, मतलब ब्राइट बोलते हैं दीप्त को, दीप्त निकालना तो अदीप्त में से घटाना पड़ेगा। अदीप्त का मतलब होता है इनके बीच में ये डार्क इस रूप में मिलती है। देखो जाहिर सी बात, अगर आपको दीप्त निकालना है तो ये डार्क लो, ये डार्क लो, दोनों को घटा दो, बीच वाली ब्राइट निकल के आएगी, ठीक है। अगर आपको ब्राइट निकालनी है, सॉरी, अगर आपको डार्क निकाले, दोनों ऊपर नीचे वाली क्या ले लो, ब्राइट ले लो, तो डार्क निकल के आएगी घटा के, ठीक है। अब ये वेव के रूप में तो होगी, ये तो वेव फ्रंट जा रहे हैं आपके, हम वेव के रूप में समझेंगे इसे कि तरंगे कैसे गई होगी। तो हम एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लेंगे कि माना एक पॉइंट है P और यहां पर हमें फ्रिंजे प्राप्त हो रही है, और फ्रिंजों की जो दूरी है वो हमें मिल रही है x। दिमाग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत रखना अपनी कि सर ये इधर क्यों गई होगी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपको बताया यहां से बढ़ते जा रही होगी, ऐसे इधर से बढ़ती जा रही हो। कोई भी पॉइंट आप कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हो, हम बस एक फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। वो इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सीधी गई होगी, समझे आप बात को, क्योंकि ये वेव फ्रंट जा रहे हैं तो देखो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी ना, ये देखो, ये मैं इधर बताता हूँ, जैसे बढ़ती जा रही होगी ऐसे, और ये दूसरा रेखा छिद्र है यहाँ से, ये ऐसे बढ़ती जा रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये मिलेगी। और जहां एक दूसरे को मिलेगी, जहां पर एक दूसरे को ब्राइट करेगी, वहां ब्राइट फ्रिंज है, और जहां एक दूसरे को विनाश कर देगी, वहां तुम्हारी अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज है। आगे क्या बात समझ में? तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहां से क्या समांतर रूप से लाइन यहां तक तो बिल्कुल बराबर गई होगी, लेकिन यहां से इस रूप में निकलने लगी होगी। तो हमने एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया कि माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर आपको फ्रिंजे मिल रही है, और ये फ्रिंजे हम दीप्त के लिए अलग मान लेंगे और अदीप्त के लिए अलग ले लेंगे, तो डेरिवेशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा, एक तो ये हमारी स्लिट है, स्लिट बोलते हैं इसको, और स्लिट पर दो छिद्र होते हैं, बहुत संकीर्ण होते हैं, जिनको बोलते हैं S1 और S2, और स्लिटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल d। क्या होती है हमारी स्मॉल d। और स्लिट से जो पर्दा रखा हुआ स्क्रीन जहां पर फ्रिंजे बन रही है, उसकी दूरी होती है आपकी कैपिटल D। वो क्या होती है, कैपिटल D, सही है। और ये होता है पर्दा यानी कि स्क्रीन जहां पर फ्रिंज आपको दिखाई दे रही है। और यहां पर हमने मान लिया कि जो उसका स्लिटों के बीच का जो पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो C है, और C का लंबार्धक वो होता है, वो पर्दे में मिलता है O, यानी कि लंबार्धक इनको बीच में डिवाइड करने वाला, बिल्कुल बीचों बीच का, तो वो है हमारा CO। और हमारे मान लिया कि एक पॉइंट है P, और यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंजे या अदीप्त फ्रिंजे मिल रही है। यहाँ पे एक डेरिवेशन प्रूफ करेंगे बस हम एक पॉइंट लेके। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो यहाँ से लाइन गई है वो जाके इधर P पे मिली है, ऐसे ही C की भी लाइन गई होगी, वो भी जाके P पे मिलेगी, तभी तो ये ब्राइट बनी होगी। ये P पॉइंट पे जाकर मिली है। समझेंगे सर ये क्या बना रहे हैं आप, ये तो इधर जा रहा यार, अभी बताया मैंने तुम्हें, ऐसे क्रॉसिंग करते 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 गई होगी, कहीं ना कहीं वहां भी मिल रही होगी, यहाँ भी हर जगह मिल रही होगी। एक पॉइंट बस ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है, दोनों मिल रही होगी। अब इनका फेज डिफरेंस निकाल लो आप, यानी ये कलांतर पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा। देखो उल्टी ओर से समझेंगे, जो आपका जो वो गया होगा इसका वेव फ्रंट तरंगार, वो कैसे गया होगा, देखो इस टाइम से आप लाइन समझते हो, क्यों तो आपका तरंगार जाता है, वेव फ्रंट जाता है, वो लंबवत जाता है हमेशा,
यानी कि वो ऐसे आ रहा होगा, देखो इस टाइप से द्वितीयक तरंग की भांति कार्य करेगा। अब तक तो यहां तक ऐसे आ रहे थे वेव फ्रंट, अब ऐसे निकल गए होंगे इधर को, कुछ इधर को निकल गए होंगे, दोनों जो एक जगह मिले हैं उल्टी साइड में। समझे कि अगर लाइनें ऐसे आ रही हो, देखो वेव फ्रंट, तो ये यहाँ पे टच हो चुका होगा, लेकिन ये अभी तक यहाँ तक ही रहा होगा, होगा नहीं होगा, तो वो तुम्हारा न्यू वेव फ्रंट है, जिसे बोलते हैं हम द्वितीयक तरंग गाइड या द्वितीयक वेव फ्रंट। और इसको मैं नाम दे देता हूं ए, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए। फिर से समझेंगे, कोई प्रकाश की किरण है, यानी कि जो वेव फ्रंट थे यहां तक तो साफ बराबर चले होंगे, नहीं चले होंगे, यहां से द्वितीयक तरंग क्या चलेगी, उल्टी साइड से समझे, इसको जल्दी समझ में आएगा। ये वेव फ्रंट ऐसे आ रहा होगा देखो, और ये यहाँ टच हो गया होगा, लेकिन ये भी यहीं पे होगा, ठीक है। तो यहां तक तो बराबर दूरी है इनकी, दूरी बीच की क्या है, ये वाली अलग जो चली है, और इसे बोलते हैं पथांतर, पाथ डिफरेंस, इसको बोल देते हैं हम पथांतर। ये है तुम्हारा पथांतर, यानी कि पथांतर होगा क्या, देखो अगर आपको टोटल दूरी निकालनी है तो निकलेगी कैसे, H2P है हमारा, यानी कि H2P, इस टोटल में से ये टोटल घटा दो, इसमें से ये घटा दो, तो आपके पास क्या मिल के आएगी, H2A। तो चित्र से हमें स्पष्ट हो रहा है, चित्र से जो पथांतर है, पथांतर वो कितना निकल के आ रहा है, H2A। और अगर हम बात करें H2A की, तो H2A की दूरी कैसे निकल लोगे आप, H2P माइनस के AP, देखियो ठीक है क्या, ये वाली है, आपको ये निकालनी छोटे वाली, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये वाली घटा दो, तो ये निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यानी कि H2P में से AP घटा दो आप, और जो AP है, A से P तक की डिस्टेंस कितनी है, S1P है ना, S1P। हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें डायग्राम में, जो S1P है वो ही क्या है आपके पास, AP है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, S2A इक्वल टू S2P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो भी तो है S2P माइनस AP की वैल्यू कितनी है, S1P। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है पथांतर, ठीक है। अभी केवल तुम्हारे पास ये पथांतर आया है, जो कि H2A है, और H2A बराबर आ गया H2P माइनस के S1P, ठीक है। तो चेक कर लेंगे हमारे पास जितनी डिस्टेंस होगी या नहीं होगी, यहां तक क्लियर। चलो अब हम लेके चलते हैं समकोणिक त्रिभुज के आधार पर अपनी, हम यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस मानने के लिए, समझाने के लिए, समझ लो। ये मैंने त्रिभुज मान लिया, ये ऐसे, यहां से जो एंगल बन, देखो एक तो एंगल यहां से बन रहा है, और एक एंगल बना दिया मैंने इस वाले का। अब यहां समकोणिक त्रिभुज राइट एंगल की थ्योरी समझना, देखो ये जो है तुम्हारे पास S1 H2A, इसको उठाओ यहां से और ऐसे करो और ऐसे सेट कर दो, तो देखना ये समकोणिक त्रिभुज किसके रूप में बनेगा। मैं उठा देता हूं इसको, जो S1 S2 ये बना हुआ है हमारा A, सही है। यहां जो इनके बीच में एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहां पर थीटा जो भी बन रहा, और दूसरा हमारे पास जो त्रिभुज है वो कौन सा है, C, और C से गया हुआ है P, और ये है हमारा O। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो जो एंगल बना हुआ यहां से, आप इसको इस पे सेट करें, ध्यान देना यहां पर, आप इस त्रिभुज को इसी के रूप से तो बनाओगे, तो जो C की जगह वो तो S1 है, जो S2 है वो O है, और जो A है वो P है। बताओ है या नहीं, समकोणिक त्रिभुज के आधार पर, समकोणिक त्रिभुज के आधार पर, ठीक है। अब हम इसे लेते हैं, तो देखो चूंकि S1 S2A तथा त्रिभुज CPO
समकोणिक है अतः। अब समकोणी में क्या होता है, लंब बटे आधार और लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हम ले सकते हैं। समकोणी त्रिभुज का रूल क्या है हमारा, लंब बटे आधार। यानी कि ये देखो ऐसे मैं मोड़ देता हूं इसको, S1 यहां पहुंच जाएगा, S2 यहां पहुंच गया, A यहां आ गया और ये यहां आ गया। देखो अब समझ में आ रहा है क्या, इसको ऐसे मोड़ के रखो तो दोनों सही है। ठीक है, अब इनका आधार और लंब ले लो। लंब कौन सा है इसका, देखो ये इस वाले त्रिभुज का लंब तो ये हो गया, तो लंब बटे आधार। तो इसमें देखता हूं मैं, देखो इस वाले त्रिभुज में क्या बन जाएगा, लंब PO, आधार कौन सा है हमारा CO। अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज की S1 S2 की, तो इस वाले त्रिभुज में लंब कौन सा आपके सामने, S2A और आधार कौन सा है, S1 S2। बताओ भाई यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करो, जो PO है, PO की डिस्टेंस देखेंगे उस वाले डायग्राम से, PO की डिस्टेंस है x। CO, C से O तक की डिस्टेंस कैपिटल D इक्वल टू S2A क्या है हमारा, पथांतर, तो वो रख दो आप, जो कर दो S2A। और S1 S2 की दूरी है हमारी स्मॉल d। आपको पथांतर ही तो निकालना है, पथांतर क्या है हमारा S2A। तो S2A की वैल्यू निकाल लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो। जब इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करोगे तो ये बनेगा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इक्वल टू क्या बना हमारे पास, S2A। और S2A क्या है हमारा, पथांतर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पथांतर जो आया है वो आया है XD अपॉन में कैपिटल D। बताओ यहां तक बातें समझ में आ रही है, सही है। पथांतर तो यो आया। अब दीप्त और अदीप्त के लिए कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दीप्त के लिए क्या आती है और अदीप्त के लिए क्या आती है। देखो अब दीप्त के लिए हम लगा लेते हैं दीप्त वाले की, तो दीप्त फ्रिंज के लिए, तो दीप्त फ्रिंज के लिए अगर हम बात करें तो दीप्त फ्रिंज के लिए जो हमने कल बताई थी, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पथांतर आया था वो पथांतर आया था आपके पास, पथांतर वो आया था, जो पथांतर था डेल्टा x निकल के आया था। एक तो हमारे पास था 2n फाइव n लैम्डा। पथांतर कितना निकल गया था, n लैम्डा। और पथांतर ये इसका निकल गया रहा ये वाला, और दीप्त के लिए निकल गया था ये वाला। ये भी पथांतर है, ये भी पथांतर है, तो दोनों को बराबर रख सकता हूं मैं। अतः इसको बराबर रखो, XD अपॉन में D इक्वल टू क्या बन जाएगा, n लैम्डा। सही है। यहां से आप x की दूरी निकाल लो कि फ्रिंज दूरी कितनी होती है। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की दूरी आएगी n लैम्डा, कैपिटल D ऊपर कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। ये आपके पास आता है दीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला। और यहाँ n लगा हुआ तो हम यहाँ n लगा के दिखा देते हैं। वेयर जो n है, वेयर जो n है, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो। क्यों, अगर n बराबर 1 रखोगे तो प्रथम दीप्त फ्रिंज मिलेगी, n बराबर 2 रखोगे तो द्वितीय दीप्त फ्रिंज मिलेगी, n बराबर 3 रखोगे तीसरी, n बराबर 4 रखोगे तो चौथी। कौन सी मिलेगी, दीप्त फ्रिंज। इतनी बात समझ में आती है। अब लगाते हैं हम अदीप्त के लिए फॉर्मूले, ठीक है। तो अब लगाते हैं हम अदीप्त के लिए फॉर्मूले। ये डायग्राम से नीचे कर रहा हूं मैं इधर। अब अदीप्त के लिए देखो, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अब अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना था भाई। अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर था, पथांतर वो निकल के आया था आपके पास 2n-1 लैम्डा बाई 2। और ये हमारा इसका पथांतर कितना आ रहा, ये पथांतर है, वो पथांतर है अदीप्त के लिए। दोनों को क्या कर देंगे हम, बराबर। अतः ये हमारे पास है x d अपॉन में कैपिटल D इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन में 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की। तो x इक्वल टू बन जाएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल D ऊपर अपॉन में 2 और स्मॉल d।
और हम यहाँ लगा देंगे n। सही है। अब यहाँ पे फिर से वेयर n बराबर ये भी यही है, लेकिन यहाँ पर 0 1 नहीं रखा जाएगा, नहीं 0 नहीं रखा जाएगा, 1 तो रखा जाएगा। यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम। अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो केंद्रीय फ्रिंज मिलेगी, केंद्रीय फ्रिंज जो बीच में मिलेगी, यहाँ पर एक केंद्रीय फ्रिंज मिलती है, लेकिन अद्वितीय नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर इस वाले में बात करूं जो वेयर n है, यहाँ पर वो n है, वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेगी। n का मान 1 रखोगे तो पहली अद्वितीय मिलेगी, n का मान 2 रखोगे दूसरी अद्वितीय मिलेगी, n का मान 3 रखोगे तीसरी अद्वितीय मिलेगी। तो यहां से हमने अद्वितीय और द्वितीय तो आ गया आपके पास। ठीक है, हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई। जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है किसी भी जो दीप्त या अदीप्त, क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के जो बीच की दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई होती है, यानी कि फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। तो या तो आप क्रमागत 2 दीप्त ले लो या 2 अदीप्त ले लो या 1 दीप्त ले लो 1 अदीप्त ले लो, उनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, तो मैं दोनों की दोनों क्रमागत क्या ले रहा हूं? दीप्त फ्रिंज ले रहा हूं और फ्रिंज चौड़ाई आपको निकाल के दिखा रहा हूं। 2 मिनट के लिए बस देखो, ये तो हमारे पास आ गई। अगर हम बात करें फ्रिंज चौड़ाई की, फ्रिंज चौड़ाई, तो जो फ्रिंज चौड़ाई होती है उसे W से प्रेजेंट करते हैं हम, और वो क्या होती है? क्रमागत 2 दीप्तों के बीच की दूरी या 2 अदीप्तों के बीच की दूरी या 1 दीप्त और 1 अदीप्त के बीच की दूरी। तो मैं 2 क्रमागत दीप्तों के फ्रिंज की दूरी ले रहा हूं। माना एक होगी हमारी xn तथा एक होगी xn+1। भाई एक अगर n भी होगी तो दूसरी n+1 भी होगी। दीप्त फ्रिंज है, दीप्त के लिए जो W निकलेगा, तो W कैसे निकलेगा? तो जो दीप्त फ्रिंज है यानी फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो W बराबर क्या निकाल लोगे? बाद वाली में से पहले तो घटाओगे यार बीच की दूरी, तो वो क्या घटाओगे? xn+1 माइनस xn, ये बेस में है n+1। अब n+1 रखने के लिए देखो xn की वैल्यू n लैम्डा d अपॉन में d। अगर 1 प्लस करोगे तो n की जगह क्या रख दोगे? 1+1 n+1 रख दोगे। तो देखो xn+1 की वैल्यू रखवाता हूं मैं आपको। n की जगह क्या रखोगे? n+1 लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d माइनस xn की वैल्यू ये n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। आप यहाँ अदीप्त के लिए भी रख सकते हो, अदीप्त के लिए भी सेम आएगी, दीप्त के लिए भी सेम आएगी। तो जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आप ध्यान देंगे, जब n के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n वाला फॉर्मूला बनेगा n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d, फिर प्लस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d माइनस के n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। और ये एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मूला बचता है भाई W इक्वल टू लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। और ये हमारा इसका प्रूफ है फ्रिंज चौड़ाई का। पूरे 5 नंबर में आता है बोर्ड में। ठीक है, इसे नोट कर लो।